नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ। क्या देखने वाले हैं आज? मैट्रिन एंड सराउंडिंग क्लास 9th एग्जाम्पलर साइंस चैप्टर 1। बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन आंसर दिखेंगे। इसके पहले क्वेश्चन 18 तक बात करे थे, आज बाकी के रिमेनिंग 19 से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखो। अलका नाम की एक लड़की वो क्या कर रही है? चाय बना रही है। शी इज मेकिंग टी इन अ केटल, केतली में। उसने क्या देखा? शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ द स्टीम। उसमें से जो गरम गरम हवा जो निकल रही है, जो स्टीम निकल रही है, उससे उसकी हाथ में बहुत गर्मी, इंटेंस हीट, उसको काफी गर्मी देखने को मिला हाथ पे। ठीक है। उसके बाद क्या देखा? शी वंडर, अब वो सोच रही है कि जो पानी उबल रहा है, बेसिकली क्या केतली में वो पानी बना रही है, तो बेसिक पानी के से चाय बना रही है। तो जो पानी का जितना गर्मी है, जो टेम्परेचर है उसका, क्या उतना ही टेम्परेचर उसमें से निकलने वाली भाप की भी है क्या? वो ये चीज सोच रही है कि टेम्परेचर दोनों का बराबर है या किसका ज्यादा है किसका कम है, ये चीज वो सोच रही है। तो देखो जरा, आप खुद सोचो। आप एक बार देखो इस चीज को। ये क्या? टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ। आपको मैंने बता रखा था कि जब तक स्टेट में चेंज आ रहा होता है, किसी भी स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, लिक्विड से गैस जा रहे हो, या रिवर्स आ रहे हो आप, फिर ना गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, किसी भी स्टेट में आप जंप कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट आपका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा होता है। हाँ, हीट जरूर बढ़ रहा होता है। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। आपको पता है सॉलिड से, आपको पता है कि अगर मैं सॉलिड की बात करूं एज अ आइस, तो आइस की कितनी होती है मेल्टिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री मिलने पे वो पिघलना शुरू कर देती है, और जब तक वो पिघल के पानी बन रही होती है, जितनी देर तक वो पानी ना बन जाए कंप्लीटली, उस समय तक टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होता है, 0 के 0 पे रुकी रहती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब आप देखो, जब वाटर, बेसिकली आप जब चाय बना रहे हो तो उसको क्या गर्म कर रहे हो, पानी को। तो जब पानी को गर्म कर रहे हो तो क्या उसकी टेम्परेचर, जब तक पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होकर भाप बन रहा है, पानी गर्म होकर भाप बन रहा है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसमें से जो गैस निकल रही है उसकी भी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? उसकी टेम्परेचर कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों की। हाँ, लेकिन हीट के टर्म में बात करें तो आपका गैस उस उबलते हुए पानी से ज्यादा गर्म होगा। आपको पता है, चूंकि चूंकि उसमें छिपी हुई हीट है। कौन सी? लेटेंट हीट है ना। लेटेंट हीट वो छिपी हुई हीट है जो टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ा रहा होता है, लेकिन स्टेट में गर्मी बिल्कुल दे रहा होता है। तो जब पानी उबल के गैस बन रहा है, तो गैस में लेटेंट हीट आ चुकी है, जो कि उसको पानी से ज्यादा गर्म बना रही है, इसलिए उसके हाथ जल गया। लेकिन यहाँ पे देखो, अलका जो है सोच रही थी टेम्परेचर बराबर है कि नहीं। टेम्परेचर बिल्कुल बराबर है दोनों का। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। हाँ, हीट में चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। लेटेंट हीट की बात करें तो गर्मी, हीट ज्यादा है किसमें? गैस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो मैंने क्या लिख रखा है, उसी का आंसर है। बोथ स्टीम एंड वाटर बॉइलिंग इन केटल इज हैविंग सेम टेम्परेचर। जो पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस उसकी टेम्परेचर है, और जो उसका निकल रहा है स्टीम, उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हीट ज्यादा स्टीम के पास है। कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो, बट द पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते देखो जरा। ग्लास टम्बलर, तो बेसिकली ग्लास टम्बलर में क्या है? गर्म पानी को रखा गया है, और उस गर्म पानी को फिर हमारे रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में रख दिया। ठीक है ना? फ्रीज को खोल के उसमें गर्म पानी को रख दिया गया है। उसके बाद देखो, टेम्परेचर वर्सेस क्या देखा गया? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का फंक्शन देखा गया कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। देखो, आपको तो पता है, जैसे गर्म पानी को हमने क्या करा? रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, तो समय के साथ वो क्या होगा? ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और एक समय बाद वो फ्रीज भी हो जाएगा ना। पूरा पूरा क्या है? वो सॉलिड बन जाएगा फ्रीज होने के बाद। तो देखो, ये तो कंफर्म है कि टेम्परेचर धीमे धीमे करके कमेगा, क्योंकि आपने उसको गर्म पानी को जब ठंडा होने के लिए रखा है रेफ्रिजरेटर के अंदर, टेम्परेचर उसकी घटेगी। अब देखो, आप ए देख लो या बी देख लो या सी देख लो, तीनों ही केस में आप देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर आपकी कम रही है। कमते 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 क्या हो रहा है? देखो, 0 पे आ जा रही है। अब देखो डी वाला ग्राफ अगर आप देखो, तो डी वाले में देखो, पहले वो स्टार्टिंग में कमी, कम हो रही है, कम हो रही है, 0 पे आने के बाद सडनली टेम्परेचर बढ़ने लगी। ऐसा तो कभी होगा नहीं। फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखिए उसके, तो क्या होगा? टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली घटेगी ना। ऐसा तो नहीं कि घटने के बाद एक समय बाद बढ़ जाएगा वो। तो डी तो होगा नहीं किसी भी हाल में, डी को तो भूल जाओ। अब बच गए ए, बी और सी, इनमें से कौन सा सही है? तो देखो होगा क्या, जैसे लेट से उसने जो गर्म पानी रखा है ना, अपने ग्लास टम्बलर के अंदर, लेट से उसका टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल लेट से 110 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उस गर्म पानी की बात कर रहा हूं। अब देखो, जब उस गर्म पानी को रखा फ्रीजर कंपार्टमेंट में, तो 110 डिग्री से क्या होगा? कमेगा, 100 पे आया, 90, 80, 70, 60, ऐसे करते 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 जब 0 पे पहुंच जाएगी टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, उस समय वो क्या हो जाएगी? फ्रीज होना शुरू होगी। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? अगर मैं बात करूं वाटर की, फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस की, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी बर्फ बनना शुरू होता है, और जब तक पूरा वाटर कंप्लीटली बर्फ ना बन जाए तब तक टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो आप देखो, पहले 0 पे आई। आप देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में आप देखो, मेरे को फर्स्ट वाला सही दिख रहा है। ठीक है, कैसे? देखो, पहले वो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कमा, जैसे मान लो 110 डिग्री सेल्सियस अगर था, तो 110 से 100, 80, 90 ऐसे करते 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 वो 0 पे आ गया। अब 0 के आने के बाद यहाँ आप स्टेट में चेंज आने लगा, मतलब हमारी वो गर्म पानी जो है फ्रीज होना शुरू हो गई है, वो जमना शुरू हो गई है। तो जितने देर वो फ्रीज हो रहा है, बेसिकली बर्फ बन रहा है, बर्फ बन रहा है, बर्फ बन रहा है, बर्फ बन रहा है, उतनी देर देखो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी क्या हो रही है? हीट बढ़ रही है आपकी यहाँ पे, हीट। और हाँ,
ये हीट बढ़ नहीं रही है, आप ऐसा बोल सकते हो हीट निकल रही है, ठीक है। बेसिकली ठंडा जब करते किसी भी सब्सटेंस को तो उसकी तो हीट निकल रही होती है ना, जो भी गर्मी है उसके अंदर से वो हीट निकल रही होती है। और ये कौन सी हीट निकल रही है, देखो ये कंटिन्यूअसली हमारी जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेसिकली जब बर्फ पानी बनता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को लेके बनता है, और जब पानी वापस बर्फ बनती है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बाहर निकालती है। तो जब तक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाहर निकल रहा है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पहुंचने के बाद देखो जैसे यहां पे पहुंच गया, उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारी वो वाटर कंप्लीटली आइस बन चुकी है, हमारी वाटर कंप्लीटली फ्रीज होकर आइस बन गई है, और उसके बाद फिर वापस से टेम्परेचर गिरना शुरू होगा, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में जीरो पे पहुंचने के बाद और गिरना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा, पहले जीरो पे पहुंचा, कांस्टेंट हुआ, फिर वापस गिरना शुरू होगा। तो हमको ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है, इसको टिक करते और आगे बढ़ते चलते। जरा आंसर भी पढ़ लो क्या लिख रखा है। इनिशियली क्या होगा, एज द टाइम, जैसे जैसे समय बीत रहा है, हॉट वाटर विल कंटिन्यूअसली लूज हीट एंड द टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इनिशियली क्या हो रहा है कि आपका जो गर्म पानी है वो समय के साथ अपने हीट को लूज कर रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है, ठीक है। और देखो एक समय ऐसा आता है, टाइम कम्स व्हेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज दे आर रिलीज्ड आउट, ठीक है ना। आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा होता है, और जितनी देर वो रिलीज होता है तब तक आपका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, जीरो के जीरो पे रुका रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बताया गया इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, उसके बाद वापस से वो गिरना शुरू होता है। हेंस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था, जो हमने भी देखा। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 21 होने वाला एग्जाम्पलर से क्या बोल रखा है, फिगर 1.3 अभी देखेंगे पीछे, वहां पे हमारे 4 वेसल दे रखे हैं ए बी सी और डी। हमें बताना है कि रेट ऑफ इवापोरेशन सबसे ज्यादा कहां है, कि कहां पे पानी बेसिकली जो आप वेसल देखोगे चारों से पानी भर रखा है, तो कहां पे पानी जो है फटाफट से इवापोरेट कर जाएगा वो देखनी है। जरा देखो इसमें ए बी सी और डी, यहाँ पे 4 आपको वेसल दिख रहे हैं। जरा देखो, आपको पता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन कैसे बढ़ सकता है। आपको पता है कि अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं, है ना, कि बेसिकली कितना एरिया वो कवर कर रहा है, किसी भी बॉडी का सरफेस एरिया अगर बढ़ा दे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाती है, मतलब वो फटाफट से सूख जाता है, उसमें से पानी फटाफट से वेपर बन के उड़ जाती है, ठीक है। तो आप देखो, एक तो सरफेस एरिया की बात कर लिया, दूसरा अगर बात करें विंड स्पीड की, कि बेसिकली अगर किसी, आपको पता है कपड़े को अगर धूप गर्मी नहीं मिल रही हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, घर में लाके फैन ऑन कर देते हैं। इससे क्या होता है, फैन ऑन करने से उसको विंड स्पीड मिलता है, विंड स्पीड मिलने से भी कपड़ा हमारा सूखने लगता है, हाई एज कंपेयर टू टेम्परेचर। जैसे उसको अगर गर्मी मिलता है जल्दी जल्दी सूख जाता है, लेकिन आपको विंड स्पीड मिलने से धीमे धीमे सूखेगा, लेकिन हाई समय के बाद वो जरूर सूख जाएगा, ठीक है। विंड स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखो हमारा फैन जो है, आप चेक करो, वेसल ए की बात करें तो देखो वेसल ए में फैन नहीं है, ठीक है। बेसिकली फैन जो है, ऑल्दो अगर आप देखोगे एग्जाम्पलर में इसको, तो एग्जाम्पलर में ये स्ट्रेट लगा रखा था ए बी सी और डी। चूंकि हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं आता तो मैंने क्या करा, सी और डी को नीचे लगा रखा है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फैन हमारे सी और डी के बीच में, ठीक है, ए और बी जो है उसके बीच में फैन नहीं है। तो आप देखो हमारी वेसल ए की सर्फेस एरिया तो बड़ी है बिल्कुल, तो एज कम्पेयर टू सर्फेस एरिया को अगर हम देखें तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप बी वाले को देखो, उसका सर्फेस एरिया कम है ना, वो बहुत छोटा है वेसल, सर्फेस एरिया कम है, साथ साथ उसको विंड स्पीड भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप सी वाले वेसल को देखो, सी वाला वेसल का सर्फेस एरिया बड़ा है, साथ साथ विंड स्पीड मिल रहा है, तो उसके पास दोनों जो है फेवरेबल कंडीशन है, तो उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा है। डी वाले में देखो क्या हो रहा है, ऊपर में आप देख रहे हो रेड कलर की जो आपको दिख रही है बार, वो बेसिकली ढक्कन है, ठीक है ना। डी वाले वेसल की सर्फेस एरिया ज्यादा तो है, लेकिन उसको विंड स्पीड नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, तो फैन को कितनी भी तेजी से रेगुलेट कर दो, अंदर वाले पानी को तो हवा मिल ही नहीं पा रहा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है बस उसको सरफेस एरिया साथ दे रहा है, लेकिन वहां पे विंड स्पीड का कोई रोल नहीं है। हेंस हमारा सी, जिसके पास सरफेस एरिया भी है, विंड स्पीड भी मिल रहा है, वहां पे तेजी से इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अभी जस्ट बात कर रहा है, एंड ऑल्सो विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। हेंस वेसल सी, जिसको दोनों फेवरेबल कंडीशन मिल रहे हैं, वहां रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे तेज होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर। हमको पता है कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर, लिक्विड स्टेट की बात नहीं करे, डायरेक्टली सॉलिड से अगर वेपर जाना हो उसको सब्लिमेशन कहते हैं ना, हीट करके। जैसे आपने देखा होगा, हम अगर बात करें नेपथलीन बॉल्स की बात करें, है ना, हम अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, बेसिकली जो स्टेज में यूज होता है, जो व्हाइट व्हाइट गैस जो निकल रहा होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेसिकली वो सब क्या है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं हीट करने पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर इसी की रिवर्स की बात करें, अगर मेरे को वेपर से सॉलिड आना हो, तो वही पूछ रहा है, नेम द टर्म यूज्ड टू डिनोट कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। वेपर टू सॉलिड आने वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेपोजिशन। आपको याद होगा, मैंने जब लेक्चर करा था आपको बताया था, तो यहां लिख दे रहा हूं, इसका उल्टा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेपोजिशन, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब नंबर बी क्या बोल रहा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, जैसे मेरे पास अगर बर्फ है और बर्फ से अगर उसको पिघलाकर पानी बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं या मेल्टिंग बोलते हैं, है ना। फ्यूजन का, मेल्टिंग का एक और नाम क्या होता है, फ्यूजन। यहाँ वही बात करी गई है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज मेंट बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या होता है भाई। फ्यूजन तो पता है आपको, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे भी क्या है, आपको देखो स्टेट में चेंज ला रहे हैं, किससे, हमारे सॉलिड से लिक्विड, ठीक है ना। बेसिकली सॉलिड को पिघलाकर लिक्विड में ला रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे बेसिकली 1 केजी सॉलिड की बात करें, देखो द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ सॉलिड, कि बेसिकली बस सॉलिड को पिघलाकर लिक्विड बनाना वो काफी नहीं है। आपके पास 1 केजी सॉलिड होना चाहिए, कोई सा भी सॉलिड, आपके पास बर्फ हो, आपके पास जो है आपके पास कोई सा भी सॉलिड होना चाहिए ना, आपके पास आयरन हो, कुछ भी हो, कोई सा सॉलिड आपके पास हो 1 केजी, और उसको जब पिघला के पूरा 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 लिक्विड बना दिया गया है, उस समय तक जितना हीट दिया गया, बेसिकली पिघलाओगे कैसे, हीट तो देके पिघलाओगे, नीचे से आप गर्मी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक ना, बर्नर वगैरह के थ्रू। तो बेसिकली हीट जो दे रहे हो वो जूल्स में, आपको पता है कि हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, कैलोरी भी होती है, यहाँ पे हम बेसिकली जूल में मेजर कर रहे हैं। तो अगर जूल के टर्म्स में बात करें कि कितना जूल ऑफ हीट दिया जाए 1 केजी सॉलिड को मेल्ट करने में लिक्विड में, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेसिकली उसी हीट को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली हीट है, कितना हीट, उतना हीट जो चाहिए होता है 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। और अगर मैं बात करूं वाटर के टर्म्स में, जैसे अगर आइस हो, है ना, आपके पास 1 केजी बर्फ हो और उसको चेंज करना हो पूरा पूरा 1 केजी पानी में पिघलाकर, तो उस समय जो हीट दिया जाता है, आपको याद होगा वैल्यू 3,34,000 जूल पर केजी। मतलब 1 केजी आइस को पूरा पूरा 1 केजी पानी बनाने के लिए कितना हीट दिया जाता है, यहां मैं लिख दूं 3,34,000 जूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम जूल्स के टर्म से बात कर रहे हैं, आप अगर चाहे तो कैलोरी में भी कर सकते हो, ऑल्दो जूल पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है हीट की दो यूनिट होती है, कैलोरी और जूल। तो ये हमने बात करा आइस का, अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग अगर सॉलिड की बात करें, आयरन की बात करें, है ना, अलग अलग सब्सटेंस, अमोनिया वगैरह हो गया, सबका अपना अपना जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ऑल्दो हम यहाँ पे आइस की बात करिए, तो एक काम करते हैं, लेक्चर को यहीं पेंट करते हैं। हमने क्या करा, पहले तो 18 तक दिख रखा था, बाकी के आज के देख ली, इसके बाद और देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।